about what is tax and what are the different types of tax. So, tax is compulsory payment to be made to the appropriate government by the resident of India. As you all know, government collect tax from us either directly or indirectly. Directly in the sense in form of income tax, or indirectly in the sense in form of GST, that is goods and services tax, or VAT, excise duty. We are paying import duties or export duties on import and export. So these are the indirect taxes. टैक्स क्या होता है और टैक्स हमारे ऊपर कौन चार्ज कर सकते, ये सारे प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। और इनकम टैक्स एक्ट के लिए अलग सेक्शन है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961, एंड जीएसटी आया था हमारे 2017 में। तो जीएसटी के लिए गवर्निंग एक्ट है जीएसटी एक्ट 2017 एंड इट कम इन फोर्स इन जुलाई। सो गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इन द फॉर्म आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, अगर आपका इनकम बेसिक एजम्पशन लिमिट से अक्रॉस कर रहा है तो अप्रोप्रिएट स्लैब रेट यूज होगा आपके टैक्स के, आपकी इनकम के ऊपर, एंड और उसके बेसिस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पर बर्डन ऑफ टैक्स स्टिप नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये डायरेक्ट टैक्स है। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट हमसे इनडायरेक्टली भी टैक्स वसूलती है। जैसे अगर हम लोग परचेज़ कर रहे हो तो परचेज़ के टाइम पे आप इनवॉइस में देखे होंगे कि वहाँ पर जीएसटी लिखा हुआ रहता है, सीजीएसटी पे कर रहे हो, एसजीएसटी पे कर रहे हो, आईजीएसटी, वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सप्लाई वो जीएसटी चार्ज होता है। ये पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। सो जीएसटी हुआ या फिर कोई भी टैक्स हुआ, वो कंपलसरी पेमेंट है, मतलब ये हम लोग को देना ही देना है, कोई देने से मना नहीं कर सकता। एंड इट इज़ अ लीगल पेमेंट विच इज़ इम्पोज्ड बाय द लीगल अथॉरिटी टू द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कोई बाहर वाले नॉन रेसिडेंट लाइबल नहीं होंगे टैक्स देने के लिए इंडिया में, अनटिल एंड अनलेस अगर वो इंडिया में रेसिडेंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए, टैक्स इज़ अ कंपलसरी पेमेंट टू बी मेड बाय एवरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो हर रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी है, मतलब इंडिया के जो निवासी है, उन्हें पे करना होता है टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और ये रेसिडेंशियल प्रोविज़न कौन रेसिडेंट माने जाएंगे हमारे इंडिया में, कितने डेज तक रहने से उन्हें रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाएगा, और उनकी सारी इनकम टैक्सेबल होंगे इंडिया में, ये सारे प्रोविज़न हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग आते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ टैक्स। फर्स्ट इज इम्पोज अंडर स्टैट्यूटरी पावर। स्टैट्यूटरी पावर मतलब हर टैक्स, जितने भी तरह के टैक्स जैसे इनकम टैक्स हुआ, वो इम्पोज होता है एक पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग, वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वो टैक्स हर लोगों के ऊपर इम्पोज किया जाता है अंडर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट 2017। सो ये जो टैक्स है ये एक स्टैट्यूटरी पावर है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है टू कलेक्ट द टैक्स, और कुछ एक स्पेसिफिक एक्ट के अकॉर्डिंग और उसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही वो हमसे चार्ज कर सकते हैं। ये होता है फर्स्ट बीट। सेकंड बीट है ये कंपलसरी पेमेंट है, जैसे कि मैं बोली कि ये कंपलसरी है, कोई मना नहीं कर सकती ये टैक्स देने के लिए, हमें डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करना ही पड़ेगा। टैक्स इज मेड फॉर पब्लिक पर्पस। थर्ड बीट बोल रहा है कि जो द टैक्स विच इज़ कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इज़ यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। मतलब जो टैक्स हमसे कलेक्ट किया जा रहा है ये गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, ये फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए ही कलेक्ट किया जा रहा है। नो एलिमेंट ऑफ क्विड प्रो क्यो। तो क्विड प्रो क्यो मतलब समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन में आप पढ़े होंगे समथिंग इन रिटर्न, मतलब आप अगर किसी को कुछ दे रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, दैट इज़ क्विड प्रो क्यो, कंसिडरेशन इन रिटर्न। लेकिन आप जब टैक्स दे रहे हो तो गवर्नमेंट आपको उसके बदले में कुछ नहीं देती है, इसीलिए यहाँ पर नो एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज देयर ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। That means it is a part of unilateral consideration where only one party is liable to pay and another is not. Quantum of tax depends on capacity to pay. यहाँ पर कितना टैक्स देना है
वो डिपेंड करता है हमारे कैपेसिटी टू पे, मतलब हम लोग का एग्रीगेट टर्नओवर या फिर हम लोग का टोटल टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जितना दिया गया उससे अगर एक्सीड कर रहा है तब हम लोग लीगली बाउंड होंगे टैक्स पे करने के लिए। इसलिए कितना अमाउंट ऑफ टैक्स देना है ये हमारे एबिलिटी पे डिपेंड करेगा, हमारे इनकम के कैपेसिटी पे, हमारे अगर जीएसटी में हो रजिस्टर्ड तो हमारे एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पर ये डिपेंड करता है। इवेशन ऑफ टैक्स इज क्राइम। यहाँ पर अगर टैक्स इवेशन मतलब आप अगर उससे टैक्स रिड्यूस करने के लिए कुछ इलीगल काम कर रहे हो, जैसे आप इनकम को अपना छुपा के रख रहे हो टू पे लोअर टैक्स, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्राइम। ऑल राइट, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टैक्सेस, यहाँ पर ये है, ये जो है टैक्सेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट जीएसटी, मतलब जब जीएसटी आया उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से टैक्स का स्ट्रक्चर है, इनडायरेक्ट टैक्स का कैसा स्ट्रक्चर है ये बताया गया। लेकिन जब हमारे इंडिया में जीएसटी नहीं आया हुआ तो उस टाइम हमारे ऊपर बहुत सारे कैस्केडिंग इफेक्ट का असर देखने को मिलता था, जिसके वजह से डबल टैक्सेशन होता था। मतलब एक पर्सन जो परचेस के टाइम पर टैक्स दे रहा है उसे सेल्स के टाइम पर भी टैक्स देना पड़ता था, जो जीएसटी आने के बाद वो नहीं हो पाता है। क्यों? जीएसटी के बाद यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक फैसिलिटी होता है, जहाँ पर आप जितना टैक्स पे कर रहे हो एट द टाइम ऑफ परचेस वो सेटअप हो जाता है सेल्स करने के टाइम में जो टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है। इसीलिए यहाँ डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग बिफोर टैक्स रिजिम और बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर कैसा था। उस टाइम बहुत सारे मल्टीपल्स इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते, जैसे वैट हुआ, सीएसटी हुआ, सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ, वो टैक्स होते थे। वैट आपका लगता था इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब विद इन ए पर्टिकुलर स्टेट वन लोकेशन से अनदर लोकेशन में अगर कुछ सप्लाई हो रहा है तो वैट लगता था। और सेंट्रल सेल्स टैक्स बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट, सपोज राजस्थान से उड़ीसा में दो अलग अलग स्टेट के बीच में कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पर आपका सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करते थे। उसके बाद वो लेटर सेंट्रल एंड रिस्पेक्टिव स्टेट के में वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो देखते हैं क्या होता था बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी हमारा टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था। जब जीएसटी आया नहीं था, आपको पता है जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 में। सो जब जीएसटी आया नहीं था उस समय हम लोग के पास बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे और सिंगल डायरेक्ट टैक्स होता था, बट अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स वर देयर द रिजल्ट्स इन कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसको हम लोग डबल टैक्सेशन भी बोलते हैं। लेकिन जब जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 में, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इनडायरेक्ट टैक्स हुआ जिसका नाम है जीएसटी। जितने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सारे सब्सम हो गए और मर्ज होकर के एक सिंगल टैक्स बना जिसे हम लोग जीएसटी बोलते हैं और आजकल वो चल रहा है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जब जीएसटी आया नहीं था उससे पहले हमारे इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था। टैक्स को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं यहाँ पर, एक है डायरेक्ट टैक्स एंड अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्स जो जहाँ पर बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसका मतलब जिसके ऊपर वो टैक्स इम्पोज किया गया है सिर्फ वही पर्सन लाइबल होगा गवर्नमेंट को पे करने के लिए। सपोज मिस्टर ए एक टैक्सेबल पर्सन है और उनका टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस कर रहा है, तब वो लाइबल होंगे टैक्स पे करने के लिए और वो अपना बर्डन ऑफ टैक्स किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। उनका इनकम के ऊपर वो खुद ही लायबल होंगे टैक्स पे करने के लिए। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसा इनकम जिसमें बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, लाइक
हम लोग परचेस करते हैं कोई भी सामान तो हम लोग जीएसटी पे कर रहे हैं। एक्चुअल में जो टैक्स हम लोग सप्लायर को पे करते हैं वो सप्लायर उसे लेकर के गवर्नमेंट को पे करता है। यहाँ पर सप्लायर इज लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, लेकिन वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है किससे? ये जनरल पब्लिक से, कस्टमर से। सो अल्टीमेट बर्डन हम लोग जनरल पब्लिक ही बियर करते हैं और सप्लायर सिर्फ हम लोग से कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो इस तरीके के टैक्स जहाँ पर बर्डन ऑफ टैक्स मतलब टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट किया जा सकता है, वैसे तरीके का टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो जब जीएसटी आया नहीं था उस टाइम डायरेक्ट टैक्स हमारे पास इनकम टैक्स थे, वेल्थ टैक्स थे। इनकम टैक्स इज ऑन द इनकम ऑफ योर, टैक्स है आपके वेल्थ के में, जैसे प्रॉपर्टी हुआ, वेल्थ हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, उसमें आपका वेल्थ टैक्स लगता था। एंड कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी वालों के लिए, ई स्टेट ड्यूटी अगर आपका कुछ ई स्टेट है तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना होता था। लेकिन इन हम लोग अभी बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी के बारे में। जीएसटी एक पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जब जीएसटी आया नहीं था उस टाइम हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर को 3 टैक्स में डिवाइड किया गया था। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टैक्स हमसे वसूलती थी, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड वन इज लोकल बॉडीज, जैसे हमारे आरएमसी हुए, म्यूनसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशन हुए, ये सारे लोग भी हमसे कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर, जब जीएसटी आया नहीं था उससे पहले गुड्स को अलग माना जाता था एंड सर्विसेज को अलग ट्रीट किया जाता था, और गुड्स के ऊपर अलग से टैक्स चार्ज किया जाता था, सर्विसेज के ऊपर अलग से टैक्स चार्ज किया जाता था। जैसे गुड्स में है कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी इज ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। आप अगर बाहर से कोई सामान इम्पोर्ट करके ला रहे हो या फिर इंडिया से कोई सामान बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी पे करना होता था। सीएसटी जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती थी और कलेक्ट करती थी, वो टैक्स इंटर स्टेट सप्लाई में होता था। मतलब आप अगर वन स्टेट से अनदर स्टेट के बीच में कुछ सप्लाई हो रहा है, लेट्स से उड़ीसा टू झारखंड कुछ सप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पर सीएसटी लगता था। फिर एक्साइज ड्यूटी हमेशा ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन गुड्स, आप अगर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उस टाइम आपको एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता था। उसके बाद परचेस करने के टाइम भी आपको टैक्स देना होता था, सेल्स करने के टाइम पे भी आपको टैक्स देना होता था। मतलब एक ही चीज़ों पर आप मल्टीपल्स टाइम टैक्स देते थे। सर्विसेज के ऊपर सर्विसेज टैक्स दिया जाता था। स्टेट गवर्नमेंट हम लोग से वैट लेती थी, वैट इन द सेंस वैल्यू एडेड टैक्स। हालांकि सीएसटी जब था तब डबल टैक्सेशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन जब वैट आया तो उस टाइम अप टू सर्टेन एक्सटेंट हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस कर पाए थे। और ये वैट लेकिन एप्लीकेबल होता था विद इन अ स्टेट, वन प्लेस से अनदर प्लेस। अगर आप कुछ सप्लाई कर रहे हो लेकिन स्टेट एक पर्टिकुलर स्टेट ही होना चाहिए, तब उस केस में वैट लगता था और वो वैट लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे अलग टैक्स, जैसे प्रोफेशन टैक्स हुआ, आपके प्रोफेशन में जैसे आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, तो आपको प्रोफेशन टैक्स देना होता था। एंट्री टैक्स, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, मतलब वन स्टेट से अनदर स्टेट आपको सामान परचेस करके ला रहे हो, तो आपको एंटर करना है ऑन कंज्यूमिंग स्टेट, जिस स्टेट में आप कंज्यूम कर रहे हो उस स्टेट में आपको एंटर करना है, तो आपको एंट्री टैक्स पे करना होता था। स्टैम्प ड्यूटी, जैसे कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है वहाँ पर आपको स्टैंपिंग के लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता था। लग्जरी टैक्स, आपके पास अगर कोई लग्जरियस थिंग्स है तो आपको वहाँ पर लग्जरी टैक्स पे करना होता था। एंटरटेनमेंट टैक्स इज सिनेमा, ये सब में लगता था। और लोकल बॉडी गवर्नमेंट हम लोग से कुछ लोकल बॉडी टैक्स भी लेती थी, इन द सेंस लाइक ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू टेरिटरी ऑफ अ लोकल, मतलब वन लोकल प्लेस से अनदर लोकल प्लेस में अगर आप कुछ गुड्स को एंटर कर रहे हो तब आपको लोकल बॉडी टैक्स लगता था। तो आप लोग देख करके आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जब जीएसटी आया नहीं था उस टाइम हमारे इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। और यहाँ पर एक चीज़ आप देखे होंगे, एक्साइज ड्यूटी, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आपको टैक्स पे करना पड़ रहा था, अगर आप सेल कर रहे हो वो चीज़ को तो उसके ऊपर भी टैक्स देना होता था। मतलब at the time of purchasing you are paying the tax, at the time of manufacturing also you are paying the tax, and at the time of selling the goods and services you are paying the tax। इसका मतलब आपको 3-4 बार एक ही चीज़ों के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जब इंडिया में जीएसटी आया तब ये सारे जितने झंझट, ये सारे झंझट हट गए थे। सो देखते हैं हम लोग आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी हमारे इंडिया में टैक्सेशन स्ट्रक्चर कैसा था।
जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे CST हुआ, जो हम लोग का इंटर स्टेट सप्लाई में लगता था, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। वैट हुआ, जो हम लोग का इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट सप्लाई में लगता था। सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारे चीज़ रिमूव होकर के सिर्फ एक ही टैक्स आया था जिसका नाम था GST। सो हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ टैक्स अंडर GST और उसका टैक्सेशन स्ट्रक्चर कैसा था। ये रहा डुअल GST स्ट्रक्चर इन इंडिया। डुअल GST क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलता है, कुछ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है। तो हमारे इंडिया में डुअल GST स्ट्रक्चर है, जहाँ पर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है टू फ्रेम वेरियस रूल्स रिलेटिंग टू GST। तो टैक्स लेविड अंडर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। पहले जब GST हम लोग प्री GST रीजन में हम लोग देख रहे थे, गुड्स के लिए अलग से टैक्स लगता था और सर्विसेज के लिए अलग से। लेकिन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST ये गुड्स और सर्विसेज सब सम होकर के एक ही सिंगल टैक्स लगा, वो है GST। अगर विद इन द स्टेट सप्लाई हो रहा है, मतलब आप एक ही स्टेट में वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन सप्लाई करो, जैसे एग्जांपल के लिए ओडिशा स्टेट में आप राउरकेला से भुवनेश्वर के बीच में कुछ सप्लाई कर रहे हो, तो ये ओडिशा स्टेट के अंदर ही हो रहा है। इसे हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई में CGST लगता है और SGST लगता है। CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। CGST कलेक्ट करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड SGST कलेक्ट करती थी स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहे हो, विद इन अ यूनियन टेरिटरी, लाइक दिल्ली में कर रहे हो, पुडुचेरी में कर रहे हो, अंडमान में कर रहे हो, लखनऊ में कर रहे हो, ये सारे जगह पर यूटी GST लगता था। मतलब CGST तो लगता ही था जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही थी, साथ ही साथ UT GST भी लगता था। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करने वाली बात है, दिल्ली एंड पुडुचेरी वो एक स्टेट का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ भी सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर CGST के साथ UT GST लगता है, ना कि SGST। और ये एग्जाम में आया हुआ कई बार ये क्वेश्चन आया है कि दिल्ली और पुडुचेरी में हम लोग के बीच हम लोग का कुछ सप्लाई हो रहा है, देयर इज एन इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन within Delhi or maybe within Puducherry. So which type of tax will be levy? यहाँ पर आंसर हो जाता है CGST एंड UT GST। UT GST इसलिए क्योंकि इनका खुद का लेजिस्लेचर होता है। बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट अगर आप सप्लाई कर रहे हो, लाइक ओडिशा टू केरल, राजस्थान टू आसाम, तो दो अलग अलग स्टेट के बीच में अगर सप्लाई होता है तब इसे हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। उस केस में IGST सब चार्ज किया जाता था, जिसे गवर्नमेंट लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में वो कंज्यूमिंग स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ये जो इंटर स्टेट सप्लाई है ये ऐसे हो सकता है, बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट के बीच में हो सकता है, दो अलग अलग स्टेट के बीच में सप्लाई हो सकता है, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी के बीच में हो सकता है, या तो वन स्टेट और वन यूनियन टेरिटरी रहा तब भी ये हो सकता है। तो ये कुछ इस तरीके का हुआ करता था डुअल GST स्ट्रक्चर इन इंडिया आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। सिर्फ एक ही टैक्स रह जाता है इंडिया में, वो है GST, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सम करने के बाद। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे GST में गुड्स का मतलब क्या होता है, सर्विसेज किसे कहते हैं, और टैक्स के बारे में तो हमने पहले से ही पढ़ा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे GST का चार्जिंग सेक्शन क्या है, किस सेक्शन के अंडर GST चार्ज किया जाता है, उसका टैक्सेबल इवेंट क्या है, मतलब ऐसा क्या इवेंट होगा जो आपको लायबल करेगा टू पे टैक्स, और भी बहुत सारी चीज़। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले लेट्स हम लोग देखते हैं GST जब आया नहीं था उस टाइम पर कैसे कैस्केडिंग हुआ इफेक्ट हुआ करता था, जो एक पर्सन का लायबिलिटी को इंक्रीज कर देता था, और जब GST आया उसके बाद क्या फ़ायदा हुआ जिससे कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होते और डबल टैक्सेशन नहीं होता है और बर्डन ऑफ टैक्स भी रिड्यूस हो जाता है। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लो मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए कुछ गुड्स खरीद के लाए, सपोज वो लैपटॉप बाय किए, तो इट इज अ पार्ट ऑफ गुड। तो एट द टाइम ऑफ परचेज
वो सप्लायर को पे किए हैं सपोज 35,000। सप्लायर उनसे टैक्स चार्ज करता है सपोज एट द रेट ऑफ 10%। इसका मतलब ये हो जाएगा 3,500, टोटल हो जाएगा 38,500। मतलब मिस्टर ए ये लैपटॉप को खरीद के लाते हैं 38,500 में। अभी इन्हें क्या करना है, मिस्टर ये क्योंकि सप्लायर है ये परचेस करके लाए, तो ये सेल करेंगे मिस्टर बी को। तो सेल करने के टाइम ये अपना प्रॉफिट मार्जिन कुछ यहाँ पर ऐड करेंगे। मान लेते हैं उनका प्रॉफिट है 1,500, तो ये हो जाता है 40,000। अभी मिस्टर ए सप्लायर है, वो बी को सेल करेंगे तो वो कुछ ना कुछ टैक्स तो चार्ज करेंगे, क्योंकि उन्हें भी टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। मान लो मिस्टर ए रहने वाले हैं राजस्थान के और मिस्टर बी है ओडिशा के, तो ये दो डिफरेंट स्टेट हुआ। ये टू डिफरेंट स्टेट है, मतलब ये इंटर स्टेट सप्लाई है। इंटर स्टेट सप्लाई में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उस समय हम लोग सीएसटी चार्ज करते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे सीएसटी टैक्स लेती थी। सपोज ये सीएसटी का टैक्स रेट है 10%, सो 40,000 का 10% होता है 4,000। तो टोटल अभी वो मिस्टर बी से कितना लेगा, 44,000। ये मिस्टर बी को 44,000 में ये लैपटॉप दे देगा। अभी टैक्स के बात करते हैं। अभी मिस्टर ए बी से कलेक्ट कर रहा है 4,000 टैक्स, और ये 4,000 टैक्स लेकर के वो गवर्नमेंट को देगा। कौन से गवर्नमेंट, यहाँ सीएसटी लगा है इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। इससे पहले वो कुछ टैक्स कलेक्ट किया था वो कुछ टैक्स परचेस करने के टाइम पे किया था, वो है 3,500 का। वो गवर्नमेंट को पहले से पे किया था। अभी वो 4,000 और एक्स्ट्रा पे कर रहा है। इसका मतलब अभी वो 7,500 टोटल गवर्नमेंट को पे कर रहा है। यहाँ पर कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब डबल टैक्सेशन हो कैसे रहा है देखते हैं। ये जो 4,000 का टैक्स है इसे हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, 38,500 था उसका कॉस्ट प्लस 1,500 था उसका प्रॉफिट। इसके ऊपर वो चार्ज कर रहा था 10%, राइट। इसका मतलब 38,500 के ऊपर भी वो 10% चार्ज कर रहा था और 1,500 के ऊपर भी 10% चार्ज हो रहा है। तो 38,500 के ऊपर जो 10% चार्ज वो कर रहा है, ये 38,500 कैसे बना था, पहले का टैक्स 3,500 को ऐड करने पर। ये पहले का टैक्स था, जो टैक्स वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर लिया है। अभी वो ऐड हो करके उसके कॉस्ट प्राइस में वो टैक्स ऐड हुआ है 38,500, और ये 38,500 के ऊपर उसे फिर से टैक्स देना पड़ रहा है 10%। इसका मतलब आप समझ रहे हो, 35,000 के ऊपर 10% का टैक्स वो दे रहा है, 3,500 के ऊपर फिर से उसको टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब वो टैक्स के ऊपर ही टैक्स दे रहा है। ये होता है टैक्सेशन इफेक्ट, डबल टैक्सेशन इफेक्ट, जिसे हम लोग कैस्केडिंग बोलते हैं। मतलब आप टैक्स के ऊपर भी टैक्स दे रहे हो, जिसके वजह से जहाँ पर उसको टोटल मिला करके गवर्नमेंट को 7,500 देना पड़ रहा है, जो उसका लायबिलिटी को बढ़ा दे रहा है। और ये तो एक छोटा मोटा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे सप्लाई हुआ करते हैं। सर्विसेज के केस में भी हम लोग डबल टैक्सेशन का इफेक्ट देख सकते हैं, गुड्स के केस में भी देख रहे हैं। यही सारे प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए जीएसटी आया। जीएसटी में क्या हुआ, आप जितना परचेज के टाइम पे टैक्स दिए हो 3,500, एट द टाइम ऑफ सेलिंग जितना टैक्स आप कलेक्ट किए हो, ये दोनों एडजस्ट हो जाएगा। मतलब 4,000 का टैक्स आपके ऊपर बन रहा है गवर्नमेंट को पे करने के लिए, पहले ही आप 3,500 आप पे कर लिए हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ 500 ही गवर्नमेंट को पे करने के लायबल हो गए। ये हमारे जीएसटी आने पर ये बेनिफिट मिला। अभी हम लोग देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में एक्चुअल में ये गुड्स का डेफिनेशन होता क्या है और सर्विसेज क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है।
गुड्स का मतलब होता है, गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव कर सकता है। फ़ोन हो सकता है, कैमरा जिससे हम मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो हो सकता है, आप का टेबल, चेयर, फ़ोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हुआ, ड्यूरेबल गुड्स हुआ, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, वो सारे आ रहे हैं गुड्स के कैटेगरी में। लेकिन इट डजंट इंक्लूड्स मनी। मनी इज ऑल्सो मूवेबल, राइट? मनी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब एक्सचेंज कर सकते, इट इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन इसे हम लोग गुड्स नहीं मानेंगे। मतलब मनी का अगर कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप वहाँ पर टैक्स चार्ज नहीं करोगे, क्योंकि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सिक्योरिटीज़, जैसे सिक्योरिटीज़ में आया आपका शेयर्स हुआ, सिक्योरिटीज़, शेयर स्टॉक्स हुआ, ये सारी चीज़ आपके गुड्स में नहीं आएंगी। ये लोगों के लिए अलग से एक्ट है, इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम। मतलब गुड्स के डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम भी नहीं आते, मतलब ऐसा क्लेम जो आप क्लेम कर सकते हो थ्रू एक्शन, मतलब आप लीगली स्यू करके फाइल करके वो क्लेम कर सकते हो, वो भी गुड्स के अंडर नहीं आते। मतलब गुड्स के अंडर में एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज आर देयर, बट एक्सक्लूडिंग थ्री टाइप्स ऑफ थिंग्स: मनी, सिक्योरिटीज एंड एक्शनेबल क्लेम। बट इंक्लूडिंग व्हाट? growing crops, grass, things, and attached or forming a part of land which are to be severed before supply or under a contract of supply। जैसे ग्रास हुआ, ग्रोइंग क्रॉप्स हुआ, ये सारी चीज़ तो आपको पता है इमूवेबल है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे। लेकिन ये भी गुड्स के डेफिनेशन में आएंगे। कैसे? इसे हम लोग लैंड से सिवियर तो कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी ग्रास हुआ, क्रॉप्स हुआ, या फिर ऐसा कोई भी थिंग्स जो लैंड में अटैच है, जिसको हम लोग सेल करने से पहले उसको लैंड से अलग कर रहे हैं, हम लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं, उसे हम लोग गुड्स मानेंगे।